वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन करियर क्लासेस। ऑनलाइन करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। आने वाली आगामी परीक्षा जैसे कि पीईटी, आरआरसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। तो सभी को जोड़ लीजिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन करियर क्लासेस में। और हम शुरुआत करते हैं साइंस की। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि साइंस आखिर है क्या, विज्ञान जिसको हम पढ़ते हैं। तो विज्ञान है क्या? तो विज्ञान की डेफिनेशन से ही इसकी स्टार्टिंग करते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइंस या विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान ये कहता है कि किसी विषय या वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जो विज्ञान होता है वो किसी भी विषय का हो सकता है या तो वस्तु का हो सकता है। किसी भी विषय या वस्तु का जो सुव्यवस्थित या सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए कि हमें टमाटर का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? टमाटर का अध्ययन करना है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? टमाटर का बीज होगा। टमाटर का बीज होगा। बीज को जब हम बो देंगे तो बोने के बाद उसका अंकुरण होगा। अंकुरण होने के पश्चात आप जानते हैं कि इसमें से जड़ और पत्ती निकलती है। जो सबसे पहली प्रारंभिक अवस्था होती है वो जड़ और पत्ती, इन दो चीज़ों का विकास होता है। जड़ और पत्ती निकलने के बाद फिर वो किस में बदल जाएगा? फिर वो एक पौधे के रूप में बदल जाएगा। मतलब पौधा बन जाएगा। पौधा बनने के बाद फिर उसमें फूल आते हैं और फूल आने के बाद फिर उसमें क्या आता है? फल आता है। और अगर हम टमाटर का अध्ययन कर रहे हैं तो ये फल ही क्या हो जाएगा? हमारा टमाटर हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्रमबद्ध ज्ञान। जैसे हमको टमाटर का अध्ययन करना था तो टमाटर का अध्ययन करने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? उसके बीज से स्टार्टिंग करेंगे और क्रमानुसार चलते हुए अंकुरण के बाद जड़, उसके बाद पत्ती का अध्ययन करेंगे, उसके बाद पौधे का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसमें आने वाले फूल और फिर अंत में फिर उसके हम फल की बात करेंगे। तो ये तो हो गया क्रमबद्ध ज्ञान। लेकिन विज्ञान जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो कोई क्रमबद्ध ज्ञान नहीं पूछा जाता है। वो आपसे पूछा जाता है विशिष्ट ज्ञान। मतलब विज्ञान के बारे में जो आपको विशिष्ट जानकारियाँ जो होती हैं उन विशिष्ट जानकारियों पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशिष्ट जानकारियों पर आधारित प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग वगैरह में आपका क्वेश्चन कहीं कहीं ये क्रम मिलाने के लिए पूछ लेता है। और बाकी जो विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे विशिष्ट जानकारी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। विशिष्ट जानकारी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जानते हैं कि देखते हैं कि इनके बारे में हमको कौन कौन सी विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे बीज से अगर हम बात करें कि बीज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो एक प्रश्न आता है कि जो बीज होता है, बीज के अंकुरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बीज के अंकुरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? जब हम खेतों में बीज बो देते हैं तो उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है, बीज धीरे धीरे जमना शुरू करता है। तो उसके जमने में जो हार्मोन आवश्यक होता है या जो हार्मोन सहायक होता है उस हार्मोन का क्या नाम होता है? तो उस हार्मोन को क्या कहते हैं आप?
उस हार्मोन को कहते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स नाम का जो हार्मोन होता है वो बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन जो होता है ये बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। अब अच्छा देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो सकता है इस बीज से संबंधित। तो जो अगला प्रश्न हमारा इस बीज से संबंधित होता है वो होता है कि कौन सा हार्मोन हार्मोन का मतलब यहाँ पर पादप हार्मोन से है, कौन सा हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पादप हार्मोन बीजों के अंकुरण को रोकता है, बीजों को अंकुरित होने से रोकता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पादप हार्मोन बीजों को अंकुरित होने से रोकता है। तो कौन सा हार्मोन हो जाता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होता है वो होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल नामक एक हार्मोन होता है जो बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है, अर्थात उनको अंकुरित होने से रोकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये पादप हार्मोन होता है जो बीजों को अंकुरित होने से रोकता है या फिर उनको सुषुप्तावस्था में रखता है। इसके बाद देखते हैं कि और हमको इन बीजों से संबंधित कौन से प्रश्न हमको मिल सकते हैं या कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। बीज के अंकुरण के लिए, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर आपको विकल्प भी दिए जाते हैं, जैसे वायु दे दिया जाता है। दूसरा विकल्प जो आपका है, दूसरा विकल्प जैसे आपको जल दे दिया जाएगा। तीसरा विकल्प आपको जैसे मिट्टी दे दी जाएगी। और जो चौथा विकल्प है वो जैसे आपको प्रकाश दे दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि जब हम बीजों को खेतों में बो दिया जाता है, बो देते हैं, तो वहाँ पर प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनके अंकुरण के लिए प्रकाश की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश। प्रकाश इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो यही रहेगा लेकिन वहाँ पर विकल्प को बदल दिया जाता है, विकल्प को बदल दिया जाता है। देखो क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन नंबर हम 4 करके लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है।
सभी ऑप्शन आपके वही रहेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन हम ये बदल देंगे। यहाँ पर हम जो ऑप्शन कर देंगे वो हम कर देंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ अब आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रश्न से संबंधित जो ऑप्शन दिया होता है उन ऑप्शंस को देखते हुए भी हमको आंसर देना होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग अक्सर चने वगैरह अंकुरित करके खाते हैं। तो जब चने को अंकुरित करते हैं, उनको भिगो देते हैं पानी में भिगोने के बाद उनको बाहर निकाल के रख देते हैं और वो अंकुरित हो जाते हैं कुछ समय के पश्चात। तो क्या उनको अंकुरित होने के लिए क्या मिट्टी की आवश्यकता हुई? क्या मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल नहीं, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हम आंसर देंगे वो आंसर विकल्प को देखते हुए, विकल्प को ध्यान में रखते हुए देंगे। तो इसका आंसर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिट्टी। तो बीजों के अंकुरण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो मिट्टी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, और देखो, और अंकुरण से कौन सा प्रश्न बन सकता है? तो और अंकुरण से कौन सा प्रश्न बन सकता है? तो अंकुरण के समय पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये एक क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका 5 नंबर। देखो, अंकुरण के समय जब बीज का जर्मिनेशन हो रहा होता है, जब वो अंकुरित हो रहे होते हैं, तो उस समय पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अंकुरण के समय पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो अंकुरण, जब अंकुरण होता है उस समय पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उस समय कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखो, जब बीज अंकुरित होता है, ये मान लीजिए कि ये बीज हो गया, और जब ये धीरे धीरे अंकुरित होना स्टार्ट होता है, तो ये जब अंकुरित होता है तो इसको बोलते हैं भ्रूण पोष। इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं, भ्रूण पोष। तो जिस समय पौधे का अंकुरण होता है, अंकुरित होना स्टार्ट होता है, उस समय जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन भ्रूण पोष से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा भ्रूण पोष। ठीक है, तो उस समय ये अपना भोजन भ्रूण पोष से प्राप्त करते हैं। अच्छा, और देखो, जब इसका जर्मिनेशन हो जाता है, तो जर्मिनेशन होने के पश्चात आपने देखा होगा कि दो चीज़ें, सबसे पहले तो दो चीज़ों का विकास होता है। एक तो पौधे से जड़ निकलती है और दूसरी चीज़ क्या होती है? पत्ती। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले पत्तियां ही क्यों निकलती हैं? ठीक है, क्योंकि जब पौधा अंकुरित हो जाता है, जब बीज अंकुरित हो जाता है, तो उसका जो भ्रूण पोष होता है वो भ्रूण पोष उसका समाप्त हो जाता है। अब जब भ्रूण पोष समाप्त हो जाएगा तो उसको भोजन की आवश्यकता होगी, और जब भोजन की आवश्यकता होगी तो भोजन बनाने के लिए जो पत्तियां होती हैं वो कार्य करती हैं। तो इसलिए पत्तियां ही सबसे पहले आती हैं, क्योंकि जब भ्रूणपोष खत्म हो जाएगा तो पौधे को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, और उस भोजन का निर्माण कौन करेगा? पत्तियां करेंगी। तो पत्तियां, इसीलिए पत्तियां सबसे पहले पौधे में आती हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और उठता है, ये अंकुरण के पश्चात पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? अंकुरण के पश्चात पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो आप लोग इसका आंसर जानते ही होंगे, कैसे भोजन बनाते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं।
किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, आगे चलकर ये सब हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हमारी डेफिनेशन चल रही है, तो डेफिनेशन के अंतर्गत इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि विज्ञान का एक नज़र में आपको पूरा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, मान लीजिए कि ये आपका ये आपकी जड़ हो गई, ये पौधा हो गया, ठीक है। ये पौधा हो गया। तो ये जो जड़ें होती हैं, ये क्या करती हैं कि जड़ें जो होती हैं वो H2O, ठीक है, H2O प्लस खनिज लवण, प्लस खनिज लवण, खनिज लवण, ये जड़ें क्या करती हैं? H2O और खनिज लवण को एकत्रित करती हैं। और ये जो जाइलम होता है, आप जानते हैं कि दो प्रकार के ऊतक होते हैं पेड़ में, एक का नाम होता है जाइलम और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है, जाइलम नाम का जो ऊतक है, ये H2O को कहाँ पहुँचा देता है? इन पत्तियों के पास पहुँचा देता है। और ये पत्तियाँ इन्वायरमेंट से क्या ले लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। ये जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट से ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती हैं। तो आपका CO2 कितने CO2? 6 CO2, ठीक है। और वाटर के 6 मॉलिक्यूल, अभी हम आगे और बताएंगे थोड़ा सा। ये 6H2O, ये दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HNU से डिनोट करते हैं। जहाँ पर भी हमको सूर्य के प्रकाश को डिनोट करना होगा वो HNU से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पत्तियों में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो हरे रंग का होता है। इस क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। तो ये देखो, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये बन जाएगा C6H12O6, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसके साथ साथ 6O2 ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में ये जो ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज को वो भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करता है। जो पेड़ होता है वो भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करता है। और ये जो 6O2 होता है, ये ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट में छूट जाती है, चली जाती है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से जान लेते हैं, कभी कभी ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ये जो ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ये ऑक्सीजन किसकी होती है? किसकी का मतलब होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की होगी या फिर H2O की होगी। तो ये जो ऑक्सीजन होती है वो H2O की ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। इस रिएक्शन को देखो हम दूसरे प्रकार से भी लिखते हैं। ये जो हमारी रिएक्शन होती है वो कंप्लीट रिएक्शन होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये 6CO2 होता है और प्लस जो H2O होता है वो 12 होता है, 12H2O, ठीक है, ये होता है। ये प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के पश्चात आपका बन जाएगा C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज, ये होता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ में आपका 6O2 बनेगा, ये तो आप जानते ही हैं। और साथ में 6H2O ये भी साथ में बनता है, जो कि ये पेड़ में रहता है, H2O के रूप में पेड़ और पत्तियों में रहता है। और यही क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ये इन्वायरमेंट में चला जाता है। ये जो H2O है ये पत्तियों के पास रहता है और किस क्रिया के द्वारा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ये इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक तो ये प्रश्न हो गया, आप लोगों ने थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी जान लिया। अच्छा, तो और देखो, और इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये आपका क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है। प्रश्न लिख लेते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है?
पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो आंसर अभी हमने आपको बताया था, ये आपका होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अच्छा, यहीं से एक और प्रश्न उठता है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है। वैसे तो क्लोरोफिल जो होता है अधातुएं होती हैं, उनसे मिलकर बना होता है, लेकिन एक इसमें धातु भी पाई जाती है। वो कौन सी धातु होती है? तो क्वेश्चन हो जाता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, इसको मैग्नीशियम कहते हैं। ये एक क्षारीय मृदा धातु है मैग्नीशियम। ये जब हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको मैग्नीशियम कहते हैं, ये मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये मैग्नीशियम पाई जाती है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं, जिसके कारण आपको याद रहेगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल 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 अभी तो इसका स्ट्रक्चर मिल नहीं रहा है, आगे चल के हम आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ, एक यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अभी जो आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी थी, नहीं होती है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन भी हम आपको दे दिए रहे हैं। ऑप्शन जैसे एक तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, ठीक है, यहाँ पर O2 ऑक्सीजन ये है। और तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वाटर H2O, ठीक है। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो अभी हमने आपको रिएक्शन बताई थी, 6CO2 प्लस 6H2O, यहाँ पर आपका HNu या सूर्य का प्रकाश था, तो ये बन जाता था C6H12O6, ये ग्लूकोज होता था, और साथ में 6O2, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखो, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये CO2 की आवश्यकता होती है, H2O की आवश्यकता होती है, और HNu की आवश्यकता होती है। मतलब CO2 की भी आवश्यकता होती है, H2O की भी आवश्यकता होती है, और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। O2 की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि O2 हमारा रिएक्शन होने के बाद बनता है, ठीक है। तो O2 की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? आपका O2 सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा हार्मोन पत्तियों को पेड़ से अलग होने से रोकता है? एक क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, कौन सा
कौन सा हार्मोन, हार्मोन का मतलब पादप हार्मोन से है, कौन सा हार्मोन पत्तियों को पेड़ से अलग होने से रोकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है, ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है, ऑक्सिन नाम का पादप हार्मोन होता है जो पत्तियों को टूटने से या पेड़ से अलग होने से रोकता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि पेड़ों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? पेड़ों में अभी हमने आपको बताया था कि जो 6H2O जो रह जाता है शेष पेड़ में, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? पेड़ों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो आप लोग जानते ही होंगे, जो पेड़ होता है, पेड़ में जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि ये जो छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, ये पत्तियों के किस सिरे में होते हैं? मतलब पत्ती के ऊपरी हिस्से में होते हैं या पत्ती के निचले हिस्से में होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन ये भी लिख लेते हैं कि स्टोमेटा पत्तियों के किस हिस्से में पाए जाते हैं? किस हिस्से में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं? ये पत्तियों के निचले सिरे में होते हैं। ठीक है, इसका आंसर याद रखेंगे। ये पत्तियों के निचले सिरे में, पत्तियों के निचले सिरे में। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पत्ती है, ये मान लीजिए कि एक पत्ती है, ये इस प्रकार से। तो ये जो पत्ती का जो निचला सिरा होता है, ठीक है, इस निचले सिरे में स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती के निचले सिरे में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, तो हमने तो एग्जाम्पल लिया था किसका? टमाटर का। तो अब टमाटर से भी एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? एक क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। लाइकोपीन नाम का एक वर्णक होता है, लाइकोपीन नाम का वर्णक होता है, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है। अच्छा, एक और टमाटर से क्वेश्चन उठता है कि टमाटर का जो खट्टापन होता है, ठीक है, टमाटर का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है?
टमाटर का खट्टापन या खटास किसके कारण होता है। ठीक है, तो जो खट्टापन होता है वो अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। जो अम्ल होते हैं वो खाने में खट्टे होते हैं, तो अम्ल के कारण होते हैं। तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, जिसके कारण इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अच्छा, तो इसके साथ कुछ और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इमली का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? जो इमली में, देखो इस तरफ हम लिख लेते हैं आपका वस्तु, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं इसमें उपस्थित अम्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर यूपीपीसीएस वगैरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है इमली, याद रखेंगे इमली, इमली के साथ साथ अंगूर। ठीक है, अंगूर, तो इमली और अंगूर दोनों में ही कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। याद रखेंगे इसको, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इमली और अंगूर दोनों में टार्टरिक अम्ल होता है। जो आपका नींबू होता है, नींबू, ठीक है, या आपका संतरा, ये जो होता है इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। याद रखेंगे इसको, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ सेब में पूछ लेता है। जो सेब होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो मेलेइक अम्ल होता है, मेलेइक अम्ल, मेलेइक अम्ल होता है। प्याज में आपसे पूछ लेता है, प्याज में जो आंसू निकलते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल होता है। याद रखना, सल्फेनिक, याद रखना, सल्फोनिक भी ऑप्शन में आ जाता है लिख करके, लेकिन सल्फोनिक नहीं, सल्फेनिक याद रखेंगे आप। सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज से जो है आपके आंसू निकलने लगते हैं। तो इमली हो गया, नींबू हो गया, सेब हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, तो इनमें अम्ल भी अक्सर पूछ लेता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका डेफिनीशन हो गई कि डेफिनीशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु या सब्जेक्ट किसी भी विषय या वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान में क्या पूछा जाता है? विशिष्ट प्रश्न जो होते हैं, जो विशिष्ट क्वेश्चन होते हैं या विशिष्ट जानकारियाँ जो होती हैं वही विज्ञान से पूछी जाती हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगली क्लास हम शायद संभवतः फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।